नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 नवंबर 20 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसे कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और दोस्तों, साथ ही जो है डेली करंट अफेयर के सेशन को मिस नहीं करिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर यहाँ पे जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये करंट अफेयर की क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए, अपनी नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करो दोस्तों, उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? तो यहाँ पे शिप टू शिप यानी कि जहाज से जहाज एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है। तो ये देखिए, एक जहाज से दूसरी जहाज को जो है एलएनजी को ट्रांसफर किया गया। और ये दुनिया का पहला जो है संस्था, किस संस्था के द्वारा ये किया गया है शिप टू शिप एलएनजी जो एलएनजी ट्रांसफर का काम? तो ये किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गेल, ठीक है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये कार्य किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिपिंग लागत को कम करने के लिए, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है? एक तो शिपिंग लागत को कम करना और दूसरा जो कि उत्सर्जन, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन को देखा जाए तो कम करने के लिए, उसकी कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज जो है एलएनजी, यहाँ पे जो है एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तरलिखित प्राकृतिक गैस, इसके जो है हस्तांतरण का कार्य पूरा किया है, सफलतापूर्वक उसको निष्पादित किया है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? तो हाल ही में एक ऑपरेशन जो है किया गया, जिसमें जो है गेल ने क्या किया कि गेल का एक किराए के जहाज था, वो जो कि यहाँ पे किस्टेलो यहाँ पे सेंटिस्टेबन से अपनी यात्रा के बीच में एक जहाज से दूसरे जहाज को क्या किया है दोस्तों? एलएनजी का हस्तांतरण किया है। इन जहाजों ने क्या किया? जिब्राल्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जिब्राल्टर संधि आप मुझे बताएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे एलएनजी को कतर गैस के अल गराफा जहाज पर ट्रांसफर कर दिया और वापस अमेरिका लौट गया। फिर वहां से क्या हुआ? ये जो कतर का जो गैस है, कतर गैस के अल गराफा जहाज है दोस्तों, ये अल गराफा जहाज की बात करें तो ये एलएनजी को कहां लेकर के आया? तो ये गुजरात के दाहेज पोर्ट पर जो है इसको लेकर के आया। इस नए सिस्टम में तकरीबन कितने जो है नॉटिकल मील की यात्रा की? तो 87 यानी कि 8736 नॉटिकल मील की यात्रा किया। और इसमें जो है कितने जो है टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हुई है? तो यहाँ पे 7000 जो है टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हुई है। इसके साथ ही जो लागत थी दोस्तों, यहाँ पे जो भारत में जो है 54 की बजाय जो है इसमें दिन कितने लगे? तो मात्र उसके आधे दिन, 27 दिन में ही ये काम हो गया है। और यहाँ पे जो है कितने बचत भी हुई है गेल इंडिया का? तो इसमें लगभग जो है $1 बिलियन की बचत भी हुई है। गेल ने कुछ महीने पहले ही यहाँ पे एक और कार्य भी किया था, वाराणसी में गंगा नदी पर जो है तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो सीएनजी स्टेशन तैरता हुआ बनाया गया है वाराणसी में गंगा नदी पे, किसके द्वारा किया गया है? गेल के द्वारा किया गया है। और ये स्टेशन जो है सीएनजी से चलने वाले नाव में क्या करता है? फ्यूल भर सकता है। तो जो भी नाव जो है गंगा में यात्रा कर रही होंगी, उनमें जो फ्यूल भरने का काम ये सीएनजी स्टेशन कर सकता है। और ये कार्य किससे किया था? गेल ने किया था। और इसके लिए दोस्तों इसको पुरस्कार भी दिया गया था। इस नवीन प्रयोग के लिए गेल को इनोवेशन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिपिंग लागत को कम करने के लिए और उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए दुनिया के पहले शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर जो किया गया है वो गेल के द्वारा किया गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ष 2047 तक जो एरोस्पेस और विमानन विषय पर जो 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दोस्तों, वो किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन सह प्रदर्शनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान दोस्तों देखा जाए भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्ष के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम में देखा जाए पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियां जो इस क्षेत्र में, ठीक है, उपलब्धियां जो थी और यहाँ पे तकनीकी प्रगति जो ये दूरदर्शी लोगों की जो भूमिका रही है उसका प्रदर्शन इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इसमें देखा जाए कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए गणमान्य व्यक्ति के द्वारा अलावा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों, उद्योगपति, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और छात्र सहित करीब जो है 1500 प्रतिनिधि इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था। प्रधानमंत्री को किस लिए किया गया था, किस उद्देश्य से, तो प्रधानमंत्री को प्रमुख संरक्षक के रूप में रखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्योग जगत, शिक्षा और अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित विभिन्न धाराओं के बीच वैमानिकी विज्ञान और विमानन अभियांत्रिकी के ज्ञान की उत्पत्ति और राष्ट्रव्यापी प्रसार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो आपके लिए ये देखिए, ये सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इस पर जो है यहाँ पे एरो यानी कि 2047 में एरो स्पेस और विमानन विषय पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो पेड्रो सांचेज दोस्तों किस देश के दोबारा, यानी कि पहले भी वो प्रधानमंत्री रह चुके थे, अब दोबारा से वहां प्रधानमंत्री चुने गए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यूरोप की ये कंट्री है दोस्तों, स्पेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यानी कि पेड्रो सांचेज, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पेड्रो सांचेज, और यहाँ पे संसदीय मतदान हुआ स्पेन में, जहां पे इनको जो है बहुमत से संसद में बहुमत इनको मिला और इसके साथ ही ये दोबारा वहां के स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। इसके साथ ही उनके लिए जो है नई वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने का भी रास्ता साफ हो गया। ये समाजवादी पार्टी है दोस्तों सांचेज, और संसद में कितने जो है वोट हुए थे, 350 सीट वाली यहाँ के निचले सदन है, जहां पे इनको जो है कितने सांसदों का समर्थन मिला, तो 179 सांसदों के समर्थन के साथ ही, ठीक है, इनको बहुमत मिला और ये दोबारा जो है स्पेन के नए राष्ट्रपति, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री बने। क्या नाम है, पेड्रो सांचेज, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चूंकि हम स्पेन की बात करें जो कि यूरोप का ये देश है, और ये सामने आपके देखिए स्पेन का मैप है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों स्पेन जिसकी कैपिटल दोस्तों ध्यान रखिएगा मैड्रिड जो है ये इसकी कैपिटल है, और ये किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो फ्रांस है, यहाँ पे फिर पुर्तगाल है, इसकी सीमा जो है सीमा ये साझा करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी सामुद्रिक सीमा की, तो उत्तर में आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरफ से अटलांटिक ओशन से घिरा और यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी से ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बिस्केक यहाँ पे दिखाई देगा, फ्रांस और ठीक है स्पेन के बीच में। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेरिस जो है करके यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक माउंट रेंज है जो कि यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल जो है एक तरीके से बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके बारे में मैंने पूछा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे जो है यूके यहाँ पे जो है और जो क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जो अफ्रीका मोरक्को का क्षेत्र और स्पेन के बीच में है, और ये स्ट्रेट ध्यान रखिएगा ये दो जल संधियों को जोड़ती है, और ये जो है जो भूमियों को अलग करती है, अलग स्पेन और मोरक्को को करी और मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी किया था। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया स्पेन है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ कुछ अन्य नियुक्ति के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था, मालदीव के नए जो है यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों मोहम्मद मोइजू। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मोइजू जो कि स्पेन यहाँ पे मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए थे वहां के इलेक्शन में, और वो जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अभी हाल ही में मालदीव में उन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण किया है। इसी के साथ साथ वहां के उपराष्ट्रपति जो नए बने हैं हुसैन मोहम्मद लतीफ, उन्होंने भी जो है शपथ ग्रहण कार्य किया है।
और ये शपथ दिलाई कौन? तो वहां के मालदीव के जो मुख्य न्यायाधीश है अहमद मुतासिम अदनान, उन्होंने जो है इन लोगों को, यानी कि जो 8वें राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, मोहम्मद मुइजू, उनको जो है शपथ दिलाई। इसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ जो है उनको शपथ कार्य दिलाया। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अन्य नियुक्ति की भी बात करें दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने गुयना में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है अमित शिव कुमार तेलंग, उनको जो है अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, तो ये देखिए गुयना में भारतीय उच्चायुक्त कौन है दोस्तों? अमित शिव कुमार तेलंग, उनको जो है अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या जिम्मेदारी सौंपा गया है दोस्तों? तो श्री अमित तेलंग, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको कैरिबियाई समुदाय, सेंट किटस एंड नेविस और एंटीगुआ तथा बरमूडा के लिए भारतीय राजदूत का दायित्व जो है इनको सौंपा गया। और ये भारतीय राजदूत के रूप में जो है दायित्व संभालेंगे कहाँ कहाँ पे? कैरिबियाई समुदाय के, सेंट किटस और नेवी और एंटीगुआ और बरमूडा के लिए। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके, ठीक है, संयुक्त सचिव हैं अनिल कुमार राव को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ अन्य नियुक्तियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध वीडियो चैट, ठीक है, चैट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वीडियो चैट ऐप है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एमेगल, जो कि कितने वर्षों बाद बंद कर दिया गया। तो एमेगल को दोस्तों कितने वर्षों बाद बंद किया गया, जो कि ये स्ट्रेंजर से जो है बात करने वाला ये वीडियो चैट ऐप था, और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 वर्ष के बाद बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे पॉपुलर वीडियो जो है कॉलिंग वेबसाइट है ओमेगल, जिसको जो है 14 वर्षों के बाद इसकी सेवा को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ के जो इस प्लेटफॉर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों, उन्होंने इसकी जानकारी दिया। नाम क्या था इनका? लीफ के ब्रिक्स जो है इनका नाम था। इन्होंने जो है ये बताया कि ओमेगल को जो है अब 14 वर्षों बाद इसकी सेवा को बंद कर दिया गया, जो कि एक पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट थी, स्ट्रेंजर्स अजनबियों से बात करने वाली तो ये वेबसाइट थी। इसमें जो है अगर हम बात करें रिपोर्ट जो दी गई है उसके अनुसार देखा जाए तो दुनिया भर में ओमेगल के जो है 2.3 करोड़ से भी अधिक जो है एक्टिव यूजर्स है। इवन भारत में केवल देखा जाए तो 23 लाख से भी अधिक जो है डेली एक्टिव यूजर्स है। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर से बात करने के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं, लोग आपस में कम बात करते हैं, स्ट्रेंजर से ज्यादा बात करते हैं। आप देख सकते हैं डेली जो है करीब 2.5 लाख से अधिक जो है डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अच्छा, ये बंद क्यों किया गया? ऐसा माना जा रहा था कि ये जो ऑनलाइन जो है इसमें ऑनलाइन अब्यूज की शिकायतें जो मिलने के बाद जो है ये कंपनी ने ये फैसला लिया है कि भाई जो ये ऑनलाइन जो है कॉलिंग वेबसाइट है, ठीक है, ओमेगल, इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया जाएगा? तो निसार उपग्रह का प्रक्षेपण दोस्तों किस वर्ष में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2024। निसार यानी कि ध्यान रखिएगा कौन कौन से, यहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष नासा, ठीक है, और साथ ही साथ बात करें दोस्तों, ठीक है, नासा, और साथ ही साथ बात करें इसरो, ठीक है, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इन दोनों को मिल करके ये जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च करेंगे। निसार इसका नाम है, ठीक है। तो निसार का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, और इसका नाम जो रखा गया है ये चूंकि किसके द्वारा, ये संयुक्त उद्यम है, ठीक है, नासा और इसरो का, ठीक है। नासा जो कि ध्यान रखिएगा यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो दोस्तों इंडिया की है, भारत की है। नासा, यहाँ पे निसार का वजन कितना है दोस्तों? तो 2800 किग्रा है। इसे पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ये जो समझौता किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों निसार के लिए, ये 2014 में ये समझौता किया गया था। निसार उपग्रह का जीवन चक्र दोस्तों कितनी साल का होगा? ये जो मिशन अवधि होगी ये 3 साल की है। 3 साल तक के मिशन देखिए हर 12 दिनों में पृथ्वी की क्या करेगा? संपूर्ण भूमि और बर्फ के ढके क्षेत्रों का सघन जांच करेगा। निसार देखिए इसमें 2 अलग अलग जो है रडार आवृत्तियों का उपयोग करके जो हमारे ग्रह है यानी कि जो पृथ्वी इसके सतह के परिवर्तन का आकलन करने वाला ये परिवर्तन जो है पहला उपग्रह होगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें जो है 2 रडार आवृत्ति एल बैंड और एस बैंड होगा, और ये पूरा पृथ्वी, जो पृथ्वी है दोस्तों इसका पूरी परिक्रमा दोस्तों कर लेगा 12 दिनों में। और ये जो है पृथ्वी पर जो है इसके दौरान जो परिवर्तन होता है, जो इसके जो है धरातल पे चाहे वो बर्फ से ढकी पड़ते हैं उनमें जो कुछ भी परिवर्तन होता है परिवर्तनों का जो है क्या करेगा? आकलन करेगा। और ऐसा करने वाला ये पहला उपग्रह होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो निसार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। निसार के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि इसरो का ये एक इसरो नासा का है तो इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो के देखिए जो संस्थापक हैं वो विक्रम साराभाई हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को किया गया था। मुख्यालय दोस्तों कौन है, कहाँ है? तो यहाँ पे कर्नाटक के बेंगलुरु में है। वहीं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष देखिए कौन है? श्री एस सोमनाथ जो है वो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों की
निम्न में से कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा सिंगापुर अमेरिका में कौन सा बैंक? तो यूनो देखिए ऐप अच्छे से पता होगा, जो लोग यूज कर रहे होंगे यूनो सिस्टम जो है सर्विस, वो अच्छे से बता देंगे। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा सिंगापुर और अमेरिका में, ठीक है। और इसके साथ ही देखा जाए जो भारतीय स्टेट बैंक है अपने ग्राहकों को डिजिटलीकृत प्रेषण और अन्य सेवाएं क्या करेगा? प्रदान करेगा। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों 9 देशों में जो है यूनो ग्लोबल ऐप सेवाएं प्रदान की जा रही है एसबीआई के द्वारा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो यूनो बैंक की जो यूनो जो ऐप है दोस्तों, ग्लोबल मोबाइल यहाँ पे ऐप है, इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये किया गया था, ठीक है, 2019 में, सितंबर 2019 में यूके ऑपरेशन से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। एसबीआई दोस्तों सिंगापुर में यूनो ग्लोबल ऐप को पेनाओ के साथ क्या किया था? एकीकृत कर रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में पेनाओ के साथ। यहाँ पे निखिलेश गोयल जो है ये सिंगापुर स्थित वैलिडस कैपिटल के सह संस्थापक और समूह सीईओ हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी एसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत किस स्थान पे? यूनिकॉर्न के मामले में जो है भारत किस स्थान पे पूरे विश्व में? तो ध्यान रखिएगा भारत दोस्तों तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग की बात करें तो भारत पे वर्तमान में 72 यूनिकॉर्न कंपनियां, और इसके साथ जो है भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और जबकि अगर पहले स्थान पे देखा तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पे कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है? तो 668 यूनिकॉर्न कंपनी है। इसके साथ ही जो है अमेरिका शीर्ष स्थान पे। दूसरे स्थान की बात करें तो 178 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन है? चीन है। तो यहाँ पे यूएसए दोस्तों पहले स्थान पे है, ठीक है, यूनिकॉर्न के मामले में, फिर चाइना है दोस्तों, और फिर थर्ड स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे दोस्तों इंडिया है, ठीक है। कितने इस समय वर्तमान में यूनिकॉर्न है? तो 72 है। इस यूनिकॉर्न का संचयी मूल्यांकन बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो 195.75 बिलियन डॉलर है, जो अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में देश की बढ़ती ताकत को क्या करता है? दर्शाता है। भारत के यूनिकॉर्न वैश्विक यूनिकॉर्न परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और दुनिया भर में जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न कंपनियों के कुल मूल्यांकन में कितना योगदान देते हैं भारत के यूनिकॉर्न दोस्तों? तो 5% का योगदान देते हैं। अच्छा, यूनिकॉर्न होता क्या दोस्तों? ये कोई भी निजी स्वामित्व वाली फर्म होते हैं, और इनका बाजार पूंजीकरण मूल्य कितना होता है? तो जिस भी बाजार पूंजीकरण जो है, जिस भी फर्म का जो निजी स्वामित्व वाली फर्म जो कंपनी होती है, उनका जिनका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, उनको हम यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखते हैं। या अन्य चीजों के भी अलावा जो है रचनात्मक समाधान और नए बिजनेस मॉडल पेश करने के लिए समर्पित नई संस्थाओं को दर्शाते हैं। और इनमें कई श्रेणियां होती है, जैसे कि फिनटेक होते हैं, एडटेक होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस जो कंपनियां होती हैं उनको जो है यूनिकॉर्न के मामले में रखते हैं। तो जिन भी कंपनियों की जो है कैपिटल जो होता है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, उनको क्या करते हैं? हम यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखते हैं। और 1 बिलियन से डॉलर से भी अधिक कंपनियों की जो हमारे पास संख्या है वो 72 है, यानी कि यूनिकॉर्न की संख्या हमारे इंडिया में 72 है। और इसके साथ ही भारत जो है तीसरे स्थान पे आता है यूनिकॉर्न के मामले में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की भारतीय सेना द्वारा किस तारीख को 243वां कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया, ध्यान रखिएगा, 18 नवंबर को। तो 18 नवंबर को भारतीय सेना के द्वारा 243वां कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस मनाया गया। और इस दिवस पर देखा जाए तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कोर के सदस्यों, दिग्गज और उनके परिवारों को क्या क्या शुभकामनाएं दी। कोर ऑफ इंजीनियर्स लड़ाकू इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है, और ये सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का क्या करता है? विकास करता है। ये भारत की विशाल सीमाएं हैं, ठीक है, उनके क्या है? उनकी कनेक्टिविटी को बनाए रखता है। अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है दोस्तों, अगर कोई बाढ़ आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो आबादी होती है उस क्षेत्र की, उनको सहायता भी प्रदान करता है। इनके जो कार्य होते हैं दोस्तों, उन कार्यों को 4 कोर स्तंभों के माध्यम से क्या किया जाता है? उसको पूरा किया जाता है। और ये 4 स्तंभ कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे कम्बैट इंजीनियर्स होते हैं, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस है, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, और मिलिट्री सर्विस जो है सर्वे, ये इनके 4 जो है कोर स्तंभ है। इंजीनियर्स कोर्स के 3 समूह यानी कि मद्रास शेपर्स, बंगाल शेपर्स और बॉम्बे शेपर्स है, और इन समूहों को जो है कोर में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? 18 नवंबर 1932 को, जिसका अर्थ 18 नवंबर को जो है हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों
इसी के साथ साथ एक अन्य दिवस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए हर साल जो है वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड फिलोसफी डे यानी कि विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार यानी कि थर्सडे को मनाया जाता है। और इस बार जो है 2023 में तीसरा गुरुवार कब रहा नवंबर में? तो 16 नवंबर को पड़ा, इसलिए इस वर्ष जो है 16 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया। वर्ल्ड फिलोसफी डे को पहली बार दोस्तों 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था। और इसे ऐसे सभी दार्शनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए जो है स्थान उपलब्ध कराया था। विश्व फिलोसफी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में दर्शन के महत्व को उजागर करना इस दिवस का विशेष उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर पारंपरिक तथा पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन और किस मंत्रालय के बीच में? तो आयुष मंत्रालय के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणाली है उनका क्या करना? मानकीकरण करना, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रचार प्रसार भी करना। इस सहयोग समझौते के माध्यम से पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए WHO दोस्तों क्या किया है? आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति को भी तैयार करेगा। और ये रणनीति कब से कब तक होगी दोस्तों? तो यहाँ पे जो है 2025 से लेकर के 2034 तक। समझौते के अन्य जो है प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? तो जो पूरक चिकित्सा प्रणाली है सिद्ध के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अभ्यास की प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जो पारंपरिक और पूरक दवाओं की सूची के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा। सुरक्षा इससे संबंधित प्रयास आदि को जो है शामिल किया जाएगा। तो जो भी ध्यान रखिएगा, जो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा दोस्तों जो पद्धति है उसको, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर के कार्य करेंगे। आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का एक अंतरराष्ट्रीय हर्बल औषधोद्यान भी विकसित किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि WHO के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी UN की, ठीक है। कौन दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। और इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को किया गया था 1948 को, जिस कारण से 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्या करते हैं दोस्तों? सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 194 इसके सदस्य हैं। और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आप मुझे बताएंगे कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। और इसके बारे में बात करें, WHO दोस्तों अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि विभिन्न देशों के जो सरकारें उनके बीच का एक संगठन है, यानी कि सरकारें मिलकर के आपस में कार्य करती हैं और समानता अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट MCQ पर। हाल ही में चर्चा में रहे नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों A, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे राज्य संचालित विद्युत उत्पादक दोस्तों कंपनी है जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। ये राज्य के द्वारा संचालित की जाती है और इसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि इसी के द्वारा स्थापित की जा रही थी नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और इसके द्वारा जो है बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। तो ये 30 मेगावाट क्षमता वाला जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसकी पहली इकाई ने, ठीक है, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति जो है शुरू कर दी है। इस विकास क्षेत्र में बिजली बुनियाद ढांचे को बढ़ाने में क्या करेगा? एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम बात करें नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना की दोस्तों, ये रणनीतिक रूप से कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है
और ये किस नदी पर है? तो चूंकि ये हाइड्रो परियोजना है तो यमुना नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है टोंस, उस पे ये जो है इस परियोजना को स्थित किया गया। और दोस्तों ये परियोजना रन ऑफ द रिवर परियोजना है, ठीक है। और इसमें 2 उत्पादन इकाइयां और प्रत्येक उत्पादन इकाई की क्षमता क्या है दोस्तों? 30 मेगावाट। इस परियोजना की दोस्तों जो आधारशिला रखी गई थी 2018 में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है दोस्तों आर.के. सिंह और उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा जो है इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और ये परियोजना अब जो है पूरी हो गई और इससे जो है अपना आपूर्ति भी शुरू कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेटवार मोरी हाइड्रो परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रतो राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे दोस्तों? तो सहारा इंडिया परिवार के, सहारा इंडिया परिवार के दोस्तों संस्थापक सुब्रतो राय, ठीक है, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। भारतीय नौसेना सेमिनार 2023 की आत्मनिर्भर वायु सेना का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? केरल के कोच्चि में किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है किस देश ने किया है? चीन ने किया है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की गई। कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? तमिलनाडु के चेन्नई में। किशोरों के लिए एआई चैटबॉट पेशकश की गई है। किसके द्वारा पेश किया गया है दोस्तों? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और दोस्तों रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक्स बढ़ाइए, कमेंट बढ़ाइए, क्योंकि यही मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है और आप लोग की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।